सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट। तो कोई भी एग्जाम जब आप फाइट करते हो, एसएससी है, राइट, और जितने भी ये टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच का नॉलेज चेक किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है आपके सामने, दैट इज मेटाफोर, राइट। नाउ व्हाट इज मेटाफोर, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटाफोर, राइट। इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी मेटाफर वाले सेंटेंसेस में आपको एज और लाइक नहीं मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस में जब एज और लाइक नहीं होगा तो समझ आना स्टेटमेंट जो है मेटाफर की है। और 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी इसके अंदर जो टू डिफरेंट थिंग्स आपको मिलेंगी, राइट। इसके अंदर एक आपको वन कॉमन क्वालिटी मिलेगी सेंटेंस में, और हमेशा ही इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर वाली स्टेटमेंट में। जैसे दो एग्जांपल से हम इस बात को समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सेइंग राम इज अ लायन, कि राम एक शेर है। तो क्या स्पीकर ये बोलना चाह रहा है कि राम की जो शक्ल सूरत है वो शेर की तरह है? क्या राम जो है शेर की तरह दिखता है? नहीं। एक्चुअली इसका एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। स्पीकर ये बोलना चाह रहा है कि राम इज ब्रेव लाइक अ लायन, कि राम बहादुर है, राम शेर की तरह बहादुर है। तो ये मेटाफर का उदाहरण है, और इसमें देख सकते हैं हम एज और लाइक भी नहीं आ रहा है। जिसे माँ अपने बच्चे को बोलती है कि मेरा बेटा तो शेर है, राइट, मेरा पुत्र शेर है, जिन्हों आप पंजाबी चिद्दा कहते हैं। तो राम इज अ लायन मीन्स इट्स हिडन मीनिंग इज राम इज ब्रेव लाइक अ लायन। जैसे सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द न्यूज वॉज डैगर फॉर हिम। अब डैगर का मीनिंग क्या होता है? अ लॉन्ग नाइफ। डैगर मीन्स होता है अ लॉन्ग नाइफ, लंबा जो खंजर होता है उसको डैगर बोलते हैं। तो क्या समाचार, क्या न्यूज जो है उस पर्सन हिम के लिए एक लंबा डैगर था, लॉन्ग नाइफ था? तो ये तो सेंस नहीं बन रही है। इसका भी एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। जैसे डैगर का मीनिंग अ लॉन्ग नाइफ होता है व्हेन समबडी स्टैब्स अस, जब कोई हमें स्टैबिंग करता है, सो इट गिव्स अस पेन, तो हमें दर्द होता है। कोई हमें खंजर घोंपेगा तो उससे हमें दर्द होगा। तो इट्स एक्चुअल मीनिंग इज, स्टेटमेंट का एक हिडन जो मीनिंग है, जो स्पीकर ये बोलना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में, कि द न्यूज वाज सो पेनफुल लाइक अ डैगर फॉर हिम, राइट। तो जब हम मेटाफर वाली स्टेटमेंट का एक कॉम्प्रेस्ड मीनिंग निकालते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड मीनिंग निकालते हैं, तो वो भी फिर एक कॉम्प्रेस्ड सिमिली का रूप ले लेता है। जैसे पहले सेंटेंस में हमने बोला राम इज ब्रेव लाइक अ लायन, और दूसरे का मैंने बोला द न्यूज वॉज सो पेनफुल फॉर हिम लाइक अ जैगर, राइट। क्योंकि सिमिली के अंदर एज और लाइक आता है, जो हमारी सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मेटाफर में जो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, हमेशा ये एक इनडायरेक्ट मीनिंग कन्वे होता है, राइट, लिसनर के लिए। सो राम इज अ लायन मीन्स राम इज ब्रेव लाइक अ लायन, और सेकंड में बोलना चाह रहा है द न्यूज वॉज सो पेनफुल फॉर हिम लाइक अ जैगर, राइट। तो ये होते हैं मेटाफर। इसमें एज और लाइक आपको सेंटेंस में कभी भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड पे हम आ जाते हैं। सेकंड जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिमिली, राइट। नाउ व्हाट इज सिमिली? इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो ये है कि सेंटेंस में आपको या तो एज मिलेगा या तो आपको इसमें लाइक मिलेगा, राइट। इसके अंदर टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इसमें भी आती हैं। इसके अंदर वन कॉमन क्वालिटी मेटाफर की तरह इसमें भी होती है, बट इसके अंदर हमेशा ही आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? डायरेक्ट कंपैरिजन, राइट। डायरेक्ट कंपैरिजन इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन था मेटाफर में, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोल रहा है, ठीक है, पोएट बोल रहा है यहाँ पे कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अब आई, पोएट अपने लिए आई यूज कर रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं अकेला ही, मतलब बादलों की तरह अकेला ही मैं घूमता रहा, ठीक है। वो अपना आई का कंपैरिजन यहाँ पे क्लाउड से कर रहा है, ठीक है, क्लाउड, ठीक है। टू डिफरेंट थिंग्स आ गई। क्लाउड अलग चीज है, आई एक लिविंग बीइंग है, पोएट अपने लिए यूज कर रहा है। अब वन कॉमन क्वालिटी क्या है इसमें? लोनली। और इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिल रहा है? एज, राइट। तो सिमिली को पहचानने का ट्रिक ये है कि सेंटेंस में आपको एज और लाइक मिलेगा। जब भी सेंटेंस में एज और लाइक होगा तो समझ आना वो एग्जाम्पल आपका सिमिली का है। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को, क्योंकि इसमें एज या लाइक हमें मिलेगा। जब मैंने इन दो सेंटेंसेस के हिडन मीनिंग बनाए थे तो उसमें भी एज बन के आया था। जैसे राम इज ब्रेव लाइक अ लायन, सो द न्यूज वॉज सो पेनफुल लाइक अ डैगर फॉर हिम। द न्यूज वॉज सो पेनफुल लाइक अ डैगर फॉर हिम। समाचार उसके लिए जो है एक डैगर की तरफ पेनफुल था, ऐसे।
राइट। तो मतलब इसके हिडन मीनिंग, जब हम मेटाफर का भी हिडन मीनिंग निकालते हैं तो उसमें भी सिमिली का रूप निकल के आता है। तो सिमिली और मेटाफर को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि मेटाफर में एज और लाइक नहीं आता है, जबकि सिमिली में हमेशा आपको एज और लाइक मिलेगा। जैसे जो लवर है वो अपनी बिलव्ड के लिए बोलता है कि शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ मून, है ना। जैसे अपनी बिलव्ड के लिए बोल रहा है, लवर बोल रहा है अपनी बिलव्ड के लिए शी इज ब्यूटीफुल। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ ऐड कर दिया, शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ मून, राइट। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए, ऑप्शन आते हैं पेपर में, ठीक है, बोलेगा बताओ भाई ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, चार ऑप्शन दे देगा, मेटाफर है, सिमिली है, एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरोन है। क्योंकि अब आपने देखा कि यहाँ पे लाइक आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, सिमिली का एग्जांपल हुआ, ठीक है, कि जो शी है वो किसकी तरह सुंदर है, मून की तरह, चांद की तरह, राइट। तो दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, ये लिविंग है और मून जो है यहाँ पे जो एक चीज है, चांद है, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन हो रहा है। टू डिफरेंट थिंग्स आ रही है सेंटेंस में, ठीक है। और ब्यूटीफुल यहाँ पे कॉमन क्वालिटी आ रही है और सेंटेंस में डायरेक्ट कंपैरिजन है मून के साथ, राइट। तो ये होता है सिमिली। कम टू द नेक्स्ट, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच आज की हमारी, दैट इज एनेफरा। So what is anaphora? Anaphora means when a word or a phrase is repeated at the beginning of a sentence or phrase. जब भी कोई वर्ड या कोई फ्रेज शुरुआत में, बिगिनिंग में सेंटेंस के रिपीट होता है, उसको एनेफरा बोलते हैं, राइट। जैसे एक पोएम की लाइन है, पोएम की लाइंस गिवन है, रिंग आउट द ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में रिंग आउट और रिंग आउट दोनों ही मतलब जो दो सेंटेंसेस हैं, पोम की ये लाइंस हैं, ठीक है, इसमें रिंग आउट और रिंग आउट जो है बेसिकली रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का कभी कोई सेंटेंस एग्जाम में आपको दिख जाए कि शुरुआत वाले वर्ड्स को रिपीट कर रहा हो, ठीक है, तो उसको समझ आना, वो फिगर ऑफ स्पीच को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनेफरा, राइट। प्रोनाउंसिएशन इज एनेफरा। नेक्स्ट, एपिस्ट्रोफे, राइट। एक हम ग्रामर में कुछ इस तरह से भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफे, ठीक है, वो अलग चीज होती है। अपोस्ट्रोफे दैट इज डिफरेंट थिंग। अपोस्ट्रोफे जो होता है, ठीक है, जो एक साइन सा हम लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ साइन भी होता है, ठीक है, वो डिफरेंट थिंग होती है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट अपोस्ट्रोफे, दिस इज एपिस्ट्रोफे। सो इसमें ई आता है। एपिस्ट्रोफे व्हेन अ वर्ड और अ फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज। अगर एंड में जो है कोई सेंटेंस या फ्रेज रिपीट हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोफे, और शुरुआत में अगर कोई वर्ड और फ्रेज रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, राइट। सो जैसे एग्जांपल बोल रहा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब गुड फॉर हेल्थ और नीचे बोल रहा है गुड फॉर हेल्थ, मतलब इस सेंटेंस में मैंने सिर्फ स्विमिंग की जगह वॉकिंग लिख दिया स्टार्टिंग में, राइट। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो एंडिंग वाली जो फ्रेज है, एंडिंग वाले जो वर्ड्स हैं, अब वो रिपीट हो रहे हैं। सो इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको बोलते हैं ग्रामर में, लिटरेचर के अंदर उसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफे, राइट। कम टू द नेक्स्ट, टेथोलॉजी, राइट। इसके दो नेम है ग्रामर के अंदर, लिटरेचर में इसको दो नेम से जाना जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच को। जैसे बोलता है टेथोलॉजी और प्लेोनिज्म, प्लेोनिज्म, राइट। तो सेम आइडिया इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स, right? When same idea is repeated in different words, that particular figure of speech is called tautology or pleonasm, right? जैसे देखो मैंने बोला कि वो बहादुर है। अब अगर आपको ये सेंटेंस बोला जाए कि वो बहादुर है, तो हम तो सीधा बोल देंगे ही इज बोल्ड, या मैं सीधा बोल दूंगा ही इज ब्रेव। अब ओल्ड टाइम में क्या होता था कि राइटर, जो जब भी आप कुछ राइटिंग करते हो, जैसे ऐसे राइट कर रहे हो आप, राइट, डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, इफ यू पीपल वांट टू मेक योर राइटिंग इफेक्टिव, अगर आप अपनी राइटिंग को थोड़ा और इफेक्टिव बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आइडिया इसमें सेम ही होता है, लेकिन उसको डिफरेंट एडजेक्टिव्स का यूज करके जो है राइटर लिखता है। तो ओल्ड टाइम में क्या होता था कि जितने भी पोएट्स रहे हैं, ठीक है, जितने भी मैन ऑफ लेटर्स जिसको हम बोलते हैं, जो साहित्य में बड़े स्कॉलर थे, लिटरेचर, जैसे जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, राइट, तो वो अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते थे। जैसे मैंने बोला वो बहादुर है, तो मैं सिंपली अगर बोलता हूँ ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव, ठीक है, तो ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया। अब इसने आइडिया सेम ही है, लेकिन बंदा बोल रहा है ही इज बोल्ड, ब्रेव एंड डोंटलेस। अब
सेम आइडिया, बोल्ड भी यूज कर लिया, ब्रेव भी यूज कर लिया, डॉन्टलेस भी यूज कर लिया, राइट। तो ऐसे जब आप लिखोगे अपनी राइटिंग में सेम आइडिया को डिफरेंट वर्ड से, डिफरेंट एडजेक्टिव से जब आप रिप्रेजेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो इफेक्टिव राइटिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव बनेगी। जैसे आप बोलते हो आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर्स, अब मैंने सुना था, मैंने अपने कानों से सुना था, राइट। तो आई हर्ड इट पे भी ये सेंटेंस खत्म हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया, आई हर्ड इट विद माई ओन ईयर्स। तो इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको ग्रामर में नाम दिया गया है सोशियोलॉजी का, और प्लेोनिज्म भी आप इसको बोल सकते हो। कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ग्रामर में एडवर्ब चैप्टर के अंदर इन्वर्जन को पढ़ाया जाता है। इन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, इसको आप हाइपरबैटन भी बोल सकते हो, इन्वर्जन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट हाइपरबैटन, राइट। सो व्हेन ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज रिवर्स्ड, राइट। जब ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो बनाने का एक रूल होता है, वो जब रिवर्स हो जाता है उसको लिटरेरी डिवाइस का नाम दिया गया इन्वर्जन, राइट। तो स्टेटमेंट सेइंग मच हैव आई सीन एंड नोन, राइट। अब एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसे है, सीधा अगर मैं बोलूं तो ये सेंटेंस निचले वाला बनेगा, ये वाला, आई हैव मच सीन एंड नोन, लेकिन इसको इन्वर्ट कर दिया गया, इन्वर्जन जब बनाया तो ये बना मच हैव आई सीन एंड नोन, राइट, राइट। अब नीचे बोल रहा है आई सॉ 10,000 एट वंस, ये सीधा सेंटेंस है, 10,000 आई सॉ एट वंस, राइट। तो मतलब इन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे देखो हमें पढ़ाया गया है छोटी क्लासेस में, हमें ये सिखाया गया है कि बेटा जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को, इन्वर्जन को मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हो, फिर आप सब्जेक्ट को लगाते हो, फिर आप मेन वर्ब को लिखते हो, राइट, और फिर एंड में आप अदर वर्ड को लिखते हो, राइट, और तो एंड में बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर आप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख रहे हो और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो तो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको बोला आर यू गोइंग देयर, सो दिस इज इंट्रोगेशन। आर यू अटेंडिंग योर क्लास, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, तो मैं सवाल कर रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं तो मुझे एंड में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इन्वर्जन में ऐसा नहीं होता, इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, राइट, सेम स्ट्रक्चर रूल वही रहेगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, सेम वही पूरा रूल रहेगा, लेकिन एंड में इन्वर्जन के फुल स्टॉप आता है। तो ग्रामर में कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे इन्वर्जन को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कंजंक्शन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, जब भी हम हार्डली और नो सूनर के साथ एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं, हार्डली और नो सूनर के साथ जब भी हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा ही इन्वर्जन को अप्लाई करते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, एरर की फॉर्म में आ जाता है, हार्डली आई हैड लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, तो ये गलत है, यहाँ पे होगा हार्डली हैड आई लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, वो पहले ही आएगी, लेकिन सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगेगा, ना कि क्वेश्चन मार्क आएगा। सो हार्डली हैड आई लेफ्ट द इंस्टीट्यूट व्हेन इट बिगैन टू रेन, राइट। सो हार्डली हैड आई होगा, क्लियर, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट हाइपरबैटन, राइट। नेक्स्ट, तो ये इसका लिटरल मीनिंग है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज। अब अगर आप सॉरी किसी बात के ऊपर जोर देना चाहते हो ना, ठीक है, तो फिर वहां पे इन्वर्जन को इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे मैंने बोला अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट। अब ये जो मैंने एक स्टेटमेंट बोली, ये जो मैंने एक टर्म यूज की अंडर नो सर्कमस्टांस, राइट, अंडर नो सर्कमस्टांस भी एक ऐसी टर्म है, यह ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन भी आता है, अंडर नो सर्कमस्टांस के बाद भी हमेशा इन्वर्जन अप्लाई अप्लाई होता है, अंडर नो सर्कमस्टांस, राइट। मैंने बोला अंडर नो सर्कमस्टांस आई कैन हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, अब मैंने यहाँ क्या बोला, आई कैन, तो अगर मैं आई कैन बोलता हूं तो मैं इस पे एम्फेसाइज नहीं दे रहा हूं, जबकि ये सही क्या होगा, कैन है, मतलब जो वर्ब है, देखो बोल क्या रहा है, पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, यही इन्वर्जन होता है। तो आपको अंडर नो सर्कमस्टांस के बाद बोलना है अंडर नो सर्कमस्टांस कैन आई हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट, नाउ दिस इज इन्वर्जन फॉर्म। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हार्डली नो सुनने के बाद इन्वर्जन अप्लाई होता है, अंडर नो सर्कमस्टांस के बाद इन्वर्जन अप्लाई होता है, हाइपरबैटन को अप्लाई किया जाता है। दिस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इन्वर्जन। नेक्स्ट, सेवंथ, its pronunciation is yugma, z इसमें silent है, it's yugma. So when a verb or an adjective is used for two nouns,
राइट। जब कोई भी वर्ब सॉरी या कोई एडजेक्टिव दो नाउन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और वो जो वर्ब होती है और बेसिकली जो एडजेक्टिव होता है, राइट, वो एक नाउन के लिए तो अप्लाई होता है, प्रॉपरली एप्लीकेबल होता है वो, बट सेकंड के लिए वो अप्लाई नहीं हो पाता। जैसे बोल रहा है द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट, राइट। अब बोल रहा है द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट। अब ये जो पास्ट वर्ब है, राइट, इसके लिए हमें दो नाउन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। व्हेन अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर टू नाउन्स। अब पास्ट एक वर्ब है, इस पास्ट वर्ब को वेसल के लिए भी यूज कर रहा है, इस पास्ट वर्ब को मोमेंट के लिए भी यूज कर रहा है। तो आपको पता है कि मोमेंट तो पास हो सकता है, क्योंकि जो पल होते हैं ना, मोमेंट क्या होते हैं, पल, तो पल तो गुजरते हैं, लेकिन वेसल थोड़ी पास होता है, ठीक है। वेसल क्या होता है, वेसल मीन्स होता है शिप, जहाज को बोलते हैं। शिप हमेशा ही सेल होता है, शिप के लिए राइट वर्ड सेल होता है, वेसल, ठीक है। वेसल नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स, वेसल मीन्स शिप होता है, ठीक है। तो शिप के लिए वर्ड लगना चाहिए था यहाँ पे सेल। लेकिन पास्ट, पास सिर्फ मोमेंट होते हैं, पल सिर्फ गुजरते हैं, वेसल सेल करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेंस प्रॉपर बनती है, द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट, राइट। मतलब जो जब दो नाउन्स यूज किए जाते हैं तो उसमें वो जो वर्ब होती है या वो जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन मूवमेंट के लिए तो यहाँ सही अप्लाई हो रहा है, लेकिन वेसल के लिए जो है अप्लाई सही नहीं हो रहा है। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को युग्मा बोलते हैं। जैसे बोल रहा है, सेकंड सेंटेंस से समझ सकते हैं, शी लेफ्ट द हाउस विद विपिंग आईज एंड हर्ट। अब रोती हुई आंखों से और रोते हुए दिल से वो वहां से उस घर से निकल गया, ठीक है, उसने उस घर को लेफ्ट कर दिया। अब हम जानते हैं कि आईज तो मतलब हम रोते हैं तो आईज से तो टीयर निकलते हैं, आंसू बहते हैं, लेकिन हर्ट थोड़ी रोता है, हर्ट ग्रीव करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है हर्ट नेवर वीप्स, इट ऑलवेज ग्रीव, राइट। अब यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है वीप, जो एक एडजेक्टिव यूज कर रहा है, ठीक है, तो इस ये आईज के लिए तो सही यूज हो रहा है, लेकिन हर्ट के लिए सही यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब जब दो नाउन्स यूज किए जाते हैं तो उसमें जो वर्ब होती है या जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन के लिए सही एप्लीकेबल होता है, बट दूसरे नाउन के लिए वो अप्लाई नहीं हो पाता। इस फिगर ऑफ स्पीच को ग्रामर में नाम दिया गया, लिटरेचर में नाम दिया गया युग्मा का, राइट। कम टू द नेक्स्ट, क्लाइमेक्स। नाउ व्हाट इज क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स क्या होता है? फ्रॉम लो टू हाई, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में होता है क्लाइमेक्स, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। जैसे कोई मूवी स्टार्ट होती है तो पहले उसमें स्टार्टिंग होती है, फिर मिडल में थोड़ा एक्शन भी आता है, थोड़ा फन भी होता है, ठीक है, फिर एंड में जाके क्लाइमेक्स निकलता है मूवी का, क्लाइमेक्स सीन एंड में होता है, मतलब जो उसका निचोड़ होता है, ठीक है। तो उसी फिगर ऑफ स्पीच को क्लाइमेक्स नाम दिया गया। इसमें जो इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। जैसे हमने बोला वो आया या उसने देखा और वो जीत गया, ये क्लाइमेक्स का एक एग्जांपल है। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, राइट। सेकंड, द बेबी स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब हिलना जुलना, बेबी हिला जुला, उसने अपनी आंखें खोली, ओपन इट्स आईज, यहाँ वहां देखा और जोर से चिल्लाया मामा, राइट। तो ये एक क्लाइमेक्स का उदाहरण है, जिसमें लो से हाई की तरफ जो है हम मूव करते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं, वो लो से हाई की तरफ मूव करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी क्लाइमेक्स। जो एंटी क्लाइमेक्स होता है इसको बैथोस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैथोस। इसमें उल्टा होता है, एंटी लग गया ना। फ्रॉम हाई टू लो, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लाइमेक्स में इवेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, जबकि एंटी क्लाइमेक्स में इवेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, ठीक है। जैसे ये जब भी कोई पुराने जो राइटर्स होते थे, ठीक है, पोएट्स या कोई ड्रामाटिस्ट है, वो अपनी राइटिंग में अगर कोई सटायर को लेके आना चाहता है, सटायर आप समझते हैं, फन को लेके आना चाहता है, ठीक है, तो वो इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते थे, ठीक है, थोड़ा हास्य चीज को लेके आने के लिए अपनी राइटिंग में। जैसे बोला इन द वॉर ही लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को खो दिया, हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खो दिया, हिज हाउस, अपने घर को खो दिया, एंड द पेन ऑफ आर एस टू। अब ये जो एंड में हमने लिखा एंड द पेन ऑफ आर एस टू, ये है एंटी क्लाइमेक्स, राइट। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें चल रही हैं, राइट। दो ग्रेट अना whom थ्री रियलम्स ओबे,
डू समटाइम्स टेक काउंसिल एंड समटाइम्स टी, ये भी बेसिकली जो विक्टोरियन एरा है उसमें जो है अलेक्जेंडर पोप की ये वर्डिंग है, ठीक है, कि वहां की जो महारानी थी वो कई बार जो है काउंसिल करती है, कई बार चाय पीती है, टाइम को वेस्ट करती है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप एक ऐसी मतलब वो हाइट में बड़ा छोटा सा था, हंचबैक्ड था, ठीक है, और पर्सनैलिटी वाइज अच्छा नहीं था, लेकिन वो अपनी राइटिंग से बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज कर देता था, ठीक है, इतनी खतरनाक पर्सनैलिटी थी उस बंदे की, अलेक्जेंडर पोप, राइट। तो एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस यही होता है बेसिकली। अब हम थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन। अब इस सेंटेंस में हमें बताना है सिमिली है, मेटाफर है, हाइपरबोल है, एंटीथेसिस है, राइट। अब सिमिली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एज आ रहा है तो ऑब्वियस है ये है एग्जांपल हमारा सिमिली का, मतलब ये सिमिली इसका राइट आंसर बनेगा, मेटाफर ये नहीं है। हाइपरबोल होता है स्टूडेंट्स जब हम स्टेटमेंट को एक्सेजरेट मैनर में लिखते हैं, बढ़ा चढ़ा के जब किसी चीज को लिखा जाता है उसको हाइपरबोल बोलते हैं। जैसे उसने रो रो कर आंसुओं का टब भर दिया, उसने रो रो कर आंसुओं का टब भर दिया, ऐसी जो स्टेटमेंट है वो हाइपरबली होती है। और एंटीथेसिस की बात करें, एंटीथेसिस होता है व्हेन टू ऑपोजिट आइडियाज कम टुगेदर इन द स्टेटमेंट। जब एक वाक्य में दो ऑपोजिट आइडियाज को लिखा जाता है, इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है इसको एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं स्पीच इज सिल्वर, बोलना अच्छा होता है, बट साइलेंस इज गोल्ड, बट साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये एग्जांपल एंटीथेसिस का है। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा सिमिली, राइट, सिमिली इसका सही आंसर है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। ठीक है, अब सन भी आ गया, शावर भी आ गया, राइट। तो एलिट्रेशन तो नहीं है, एलिट्रेशन में रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट्स होता है, मेटाफर ये नहीं है, राइट, हाइपरबोली भी नहीं है ये। दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस, ठीक है। यहाँ पे टू ऑपोजिट आइडियाज आ रहे हैं, हालांकि दो वर्ड्स ही आ रहे हैं, बट ऑक्सीमोरोन सेंटेंस में नहीं है ऑप्शन में, तो हम आंसर लेंगे इसका एंटीथेसिस। तो राइट आंसर बनेगा इसका एंटीथेसिस। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Authority forgets a dying king is an example of. Authority forgets a dying king. जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन रूप के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसको बोलते हैं ग्रामर में पर्सोनिफिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन क्वालिटी, जब उसको ह्यूमन रूप दिया जाता है, ह्यूमन क्वालिटी का रूप दिया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को नाम दिया गया। द टर्म्स ओनोमोटोपिया एंड ऑक्सीमोरोन केम फ्रॉम। ऑक्सीमोरोन होता है व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, मैं बोलता हूँ लाइफ इज बिटर स्वीट, राइट। अब बिटर भी आ गया, स्वीट भी आ गया। इस तरह के दो वर्ड ना जब ऑपोजिट इकट्ठे आते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। लाइफ इज बिटर स्वीट, राइट। और ओनोमोटोपिया होता है व्हेन साउंड गिव्स अस, when sound gives a sense, जब साउंड ही सेंस देता है सेंटेंस में तो उसको ओनोमोटोपिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, है ना। तो ग्रंट ग्रंट द गोज द हॉग, जैसे पिग को बोलते हैं हॉग, तो ग्रंट ग्रंट उसका साउंड होता है। जब when sound gives a sense उसको ओनोमोटोपिया बोलते हैं। और ऑक्सीमोरोन होता है when two opposite words come together like life is bittersweet, राइट। तो ही इज केयरफुली केयरलेस, ही इज केयरफुली केयरलेस, सो केयरफुली केयरलेस इकट्ठे आ गए तो ये भी ऑक्सीमोरोन है। तो ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ से आई हैं बोल रहा है, तो ये आई है ग्रीक से, ध्यान रखना, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। द फ्रेज इज द हमिंग बी, द कैकलिंग hen एंड द बजिंग सॉ आर द एग्जांपल्स ऑफ ओनोमोटोपिया। मैंने बोला ये साउंड वाली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है क्या होती है स्टूडेंट्स, ओनोमोटोपिया, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी को एक ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग है, उसको ह्यूमन रूप दिया जा रहा है, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये एग्जांपल होगा पर्सोनिफिकेशन का, राइट। कम टू द नेक्स्ट। शी फ्लोट्स लाइक लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ड्रीम। अब इसके अंदर लाइक आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सिमिली, राइट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमिली। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज की सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।